तो यहाँ पे एक्चुअली मैं स्पाइस जेट की बात करने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग जो 0.33% थी, वो सडनली बढ़ करके, मतलब पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ करके 0.2% के आसपास हो चुकी। सेम चीज डीआईआई के केस में भी है। इनकी भी लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में जो होल्डिंग थी वो ना के बराबर थी, लगभग 0.04%, जो पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ करके 5% से ज्यादा हो चुकी है। एकदम से होल्डिंग इतना ज्यादा बढ़ गई, और ग्राउंड लेवल पर हम इतना तो समझते हैं कि जो हमें नहीं पता है वो इनको पता है, मतलब एफआईआई और डीआईआई। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है? रिगार्डिंग दिस पॉइंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कंपनी में जो मोस्ट रिसेंट एंड ट्रॉमेटिक इवेंट क्या हुए जिसकी वजह से कंपनी को इतने सारे लॉसेस झेलने पड़े, और क्या कंपनी इन लॉसेस को ओवरकम कर सकती है? क्या ये जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट टर्म है? ये सब समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या है ना कि एज अ स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टर ये भी एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है कि किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म, और अगर दूसरे तरीके से कहें तो टेम्पररी डिप को पकड़ पाना और उस डिप का फायदा उठा पाना। तो एक्चुअली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह बाकी थे, लाइक लीज वगैरह, जिसकी वजह से कंपनी का FY24 में Q2 एंड Q3 में लॉस हुआ था। तो जो लेसर्स थे उन्होंने कंपनी पर लीगल एक्शन लिया था, एंड जैसे ये हुआ कंपनी को लगातार 2 क्वार्टर्स में लॉस हुआ। बाकी ओवरऑल कंपनी पर और भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लाइक गवर्नमेंट ड्यूज इनके बाकी है, और जो इन कंपनी के फॉर्मर शेयर होल्डर्स है लाइक कलानिधि मारन, जिनको आप डायरेक्टली तो नहीं जान पाएंगे बट मैं एक कनेक्शन शेयर करता हूँ जिसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इन मैडम को आप जानते होंगे, काव्या मारन, SRH की आधी फैन फॉलोइंग का कारण, और कलानिधि मारन इनके फादर हैं। तो कलानिधि मारन को भी स्पाइस जेट से करीब 250 करोड़ रुपए लेने हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 क्वार्टर से फिर से स्टार्ट हुई है। तो कंपनी का डेट पिछले 2 सालों में 8,000 करोड़ से सीधा 5,000 करोड़ हुआ है, और इस डेट में भी कंपनी ने सबसे ज्यादा उसी डेट पोर्शन पर काम किया है जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, लीज लायबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी काइंड ऑफ रिकवर हो रही है। इसके अलावा अगर थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी की अर्निंग लास्ट 3 सालों में एनुअली 17% से इंक्रीज हुई है, एंड सामने स्टॉक प्राइस सेम पीरियड में 7% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, फिलहाल पिछले 1 साल में स्टॉक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, बट फिर भी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से अभी भी स्टॉक जो है वो आप फेयर वैल्यू तो कह ही सकते हो, एंड जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उस हिसाब से तो आप इसे अंडर वैल्यूड भी मान सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए कंपनी का स्टॉक प्राइस कोविड-19 के बाद एक हाई पाई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, अभी भी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन सेम ड्यूरेशन में आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू 60-70% से इंक्रीज हुआ है सेम ड्यूरेशन में। तो ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको क्योंकि कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो लैक ऑफ कैपिटल है, जिसकी वजह से ये पेमेंट्स वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन यही है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी फिलहाल लगभग अंडर वैल्यूड है, आपको अच्छे भाव में मिल सकता है, वो भी पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स के साथ। तो ये तो कुछ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स है। अब देखते हैं कंपनी के स्ट्रेटेजिकल इंप्रूवमेंट्स। कंपनी का मेन फोकस फिलहाल कैश इन्फ्यूजन एंड कॉस्ट कटिंग पर है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर रनिंग बिजनेस। तो वो सॉल्व कैसे हो सकती है? तो कंपनी में किसी तरह से नया पैसा डाल के और जो अननेसेसरी कॉस्ट है उनको किसी तरह कट करके, जिसके लिए अजय सिंह ने खुद अपना स्टेक प्लेज करके 3,000 करोड़ कंपनी में लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कंपनी के कुछ 64 स्टेक होल्डर्स हैं जिनके थ्रू भी ऑलमोस्ट 2200-2300 करोड़ कुछ जमा करने की प्लानिंग चल रही है। तो इससे एक चीज क्लियर है कि यहाँ इंटरनल वेस्ट के थ्रू ही कंपनी कैपिटल जनरेट करने में लगी है, जो कि बाहर से डेट या फिर लोन लेने से काफी बेहतर है। तो इस तरह से अगर कंपनी की फाइनेंसिंग ठीक होती है तो आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा सुधार आ सकता है। एज पर मैनेजमेंट, अमंग ऑल एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट में जो डोमेस्टिक लोड फैक्टर है वो 91% से ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। डोमेस्टिक लोड फैक्टर मतलब क्या होता है कि इनकी एक प्लेन में जो 91% सीट्स हैं वो हमेशा फिलअप रहते हैं, जो कि ब्रांड पोजिशनिंग एंड इनकी प्रेजेंस को दोनों को दिखाता है। थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू करें तो जैसा कि फिलहाल इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने वाली डेवलपिंग कंट्री, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली फोकस्ड एरिया है, आप देख रहे होंगे, जहाँ एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका ही एक पार्ट है, और एक देश की तरक्की उसकी इंटरनल कनेक्टिविटी से ही शुरू होती है। इसलिए ये हाईवेज, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस एंड मेट्रोस एंड अदर जो ट्रांसपोर्टेशन पे इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी एकदम स्मूथ होनी चाहिए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एकदम आसान हो सके, और इसीलिए एयरलाइन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसलिए पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो कि नए नए एयरपोर्ट्स एंड वगैरह जो अदर डेवलपमेंट्स है वो सब किए जा रहे हैं। IBEF की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग एयर पैसेंजर कंट्री है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया में एयर ट्रैवलिंग बढ़ रहा है। और अब तो आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्लास AC टिकट होती है ट्रेन की, या फिर फॉर एग्जांपल वंदे भारत जैसी ट्रेन की टिकट होती है, तो वो प्लेन की टिकट से 19-20 का ही फर्क रहता है प्राइसिंग। और वैसे भी 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, टेलविंड्स काफी पॉजिटिव है। फिलहाल जो रिस्क है कंपनी में वो है पेमेंट डिलेस, लाइक कंपनी को लीज पेमेंट करना रहता है, गवर्नमेंट ड्यूज बाकी है, फॉर्मर ऑनर को भी 250 करोड़ देना बाकी है, सैलरीज वगैरह भी
कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट में केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये सारी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के साथ। बट कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन ओवर द टाइम आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ इंप्रूव हुआ है, और इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। और फिलहाल हायर एटीएफ प्राइसेस होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। एटीएफ मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन में एज अ फ्यूल यूज होता है। ये एयरलाइन कंपनी का काइंड ऑफ सबसे बड़ा एक्सपेंस है। मतलब हर एयरलाइन कंपनी का 60 से 70% जो खर्चा है वो सिर्फ फ्यूल का रहता है, और ये फिलहाल अभी एकदम हायर लेवल पर है, फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर इस फ्यूल के प्राइसेस अगर ठीक ठाक रेंज में आते हैं आने वाले समय में, तो कंपनी को एक इमेंस बूस्ट मिल सकता है। हाँ, एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि ये एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, गाइडलाइंस को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता है, लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये बहुत क्रूशियल इंडस्ट्री है ना। यहाँ ऐसा तो फॉर एग्जांपल नहीं हो सकता है ना कि लाइक एक साइड का इंजन का पंखा है जो नहीं घूम रहा है तो एक फेरा मार लेते हैं, बाद में ठीक करवा लेंगे, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यहाँ बहुत छोटे छोटे माइक्रो इश्यूज भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कंपनी को सीधा प्लेन ग्राउंडेड करना पड़ता है, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लॉस हो जाता है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म है, कंपनी के टेलविंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। एंड रही बात इंटरनल इश्यूज की, तो नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन कंपनी वहां से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली। और जिस हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अंडर वैल्यूड भी है। एटलीस्ट नहीं अंडर वैल्यूड तो आप ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते। तो ये कुछ एक बेसिक एनालिसिस है। और अगर इस तरह के वीडियोस, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे लगते हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को भी प्लीज लाइक कीजिए।